किसान साथियों, आज की वीडियो में धान में पैदावार कम होने के मुख्य क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे हम कुछ प्रमुख कारण, यहाँ पे हम 10 ऐसी कारण, ऐसे वजह आपको बताएंगे जिनकी वजह से हमें उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। तो आज की पूरी वीडियो आप देखिएगा। धान में पैदावार अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पहले से ही ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। ऐसा नहीं कि धान की आपने रोपाई कर दी उसके बाद आप ध्यान दें तो नहीं हो पाएगा। शुरुआत से हमने सोचा कि पहले ही इसके ऊपर वीडियो बना दिया जाए ताकि किसान साथी समय रहते इन बातों का भी ध्यान दे पाएँ। तो यहाँ पे हम 10 बातें बताएंगे जिनका आपको ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। सबसे पहली बात के बारे में जानते हैं। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी फील्ड में आप जाएं तो सबसे ज़रूरी होता है कि उसकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। अगर हम धान की फसल की बात करें तो धान की फसल का मुख्य बिंदु इस बात पे आधारित है कि धान के किस बीज का चुनाव आप करते हैं। कहीं ख़राब बीज तो आप नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर बीज ही अच्छा नहीं रहेगा, अगर किसी चीज़ का नींव ही अच्छा नहीं रहेगा तो हम मकान अच्छा कहाँ से बना पाएंगे। उसी तरह से अगर धान के बीज ही अच्छे नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। वैरायटियों में पैदावार देने की क्षमता अलग अलग होती है। अच्छे और ख़राब बीज से मतलब ये होता है कि जो हम चावल अपने घर में खाते हैं, जो हम धान अपने घर में लगाते हैं, कई बार यही चावल यही धान, बीजों के लिए जो धान तैयार किए जाते हैं उसका अलग प्रोसेस होता है, और जो हम खेती करके धान तैयार करते हैं वो अलग चीज़ें होती है। हालांकि कुछ किसान साथी घर के बीज भी बोते हैं, लेकिन उसको भी अलग से तैयार करना पड़ता है। इसी तरह से होता क्या है कि बीजों में मिलावट देखने को मिलती है। बीजों में मिलावटी बीज अगर आपको मिल जाएगा, ख़राब बीज उसका जमाव सही से ना हो, पुराने बीज जिसमें बीमारी का अटैक ज़्यादा होने का खतरा हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मुख्य रूप से आपको स्वस्थ अच्छे बीज का चुनाव करना पड़ेगा और अच्छी जगह से आपको बीज की खरीदारी करना है। आजकल आंख बंद करके किसी के ऊपर भी आपको भरोसा नहीं करना है, खुद चेक करना है, अपने आप से चेक करना है कि हाँ, हमने जो बीज लिया क्या ये वही बीज है या कोई दूसरा बीज है। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप अभी यूट्यूब पे ही सर्च करें नकली बीज कहाँ पकड़ा गया तो आपको ढेरों वीडियो देखने को मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है नकली असली में। और बस हाँ, किसानों को पता होना चाहिए कि क्या है, और अच्छी जगह से लेंगे, विश्वास पात्र लोगों से लेंगे तो थोड़ा सा हाँ बेनिफिट रहेगा कि हाँ हमें अच्छा बीज मिला है। बाद में कुछ हुआ तो हम उससे सवाल तो कर सकते हैं कि हमने आपके यहाँ से बीज की खरीदारी की थी, आपने हमें कैसा बीज दे दिया, तो उसके ऊपर हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमेशा अच्छी जगह से आपको बीज की खरीदारी करना है। कोशिश करिए प्रमाणित संस्थाओं से ही बीज की खरीदारी करिए। जैसे आप कोई बासमती धान लगाने वाले हैं तो आप पूसा संस्थान से उसकी खरीदारी करिए। ऐसे ही प्राइवेट कंपनियां बहुत सारे बीज की बिक्री करती हैं, तो उन कंपनियों के जो मुख्य शाखाएं हो वहां से आपको बीज को लेना चाहिए, और अच्छे भरोसेमंद लोग से भी आप बीज की खरीदारी कर सकते हैं। तो हमेशा स्वस्थ और अच्छे बीज का चुनाव करना है। नंबर 2 पे हमने रखा है अच्छी वैरायटी चुनना। अगर आप बीज तो आपको अच्छा मिल गया, चलो अच्छी बात है कि हाँ आपने ये बीज लगाना है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या वो बीज, क्या जो आपने वो बीज की खरीदारी की है, क्या आपके क्षेत्र के लिए वो वैरायटी अच्छी है, अनुकूल है या नहीं है। अगर आपके क्षेत्र में लगाने योग्य वो वैरायटी नहीं है तो आपके किसी काम की वो वैरायटी नहीं है, भले ही वो चाहे जितना उत्पादन देती हो। तो हमेशा अपने क्षेत्र के हिसाब से आपको किस्मों का चुनाव करना है, और हमेशा कोशिश करिए कि नई वैरायटियाँ लगाइए, नई और भरोसेमंद किस्में लगाइए, क्योंकि जैसे जैसे किस्में पुरानी होती चली जाती हैं उसमें बीमारी के खिलाफ लड़ने की जो क्षमता होती है, जो रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है, उसमें भी कमी आ जाती है, और उसमें ज़्यादा बीमारी का अटैक होगा तो आपके ऊपर दवाओं के ऊपर खर्चा आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे, जिससे आपका थोड़ा सा लागत बढ़ोतरी होगी और उत्पादन भी थोड़ा कम ही मिलेगा। जब कोई बीमारी का अटैक होता है हमारी फसल में तो केवल हमारी लागत ही नहीं बढ़ती है, हमारी उपज भी कम हो जाती है। 100% तो हम किसी चीज़ का नियंत्रण तुरंत कर नहीं पाएंगे, चाहे जितना हम जल्दी से उसकी देखभाल कर पाएँ, लेकिन हाँ कुछ तो नुकसान आपको होता ही होता है। तो आप नई वैरायटी लगाने का प्रयास करिए। इसके अलावा आपको ये सारी चीज़ें जो है समय से करना पड़ेगा। समय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। समय से आप, अभी से हमने वीडियो क्यों बनाया ताकि आप सारी चीज़ें समय से कर पाएँ, समय से आप बीज की खरीदारी कर पाएँ, समय से आप खेत की तैयारी कर पाएँ, समय से आप खादों का इस्तेमाल कर पाएँ। खादों की बात हो रही है तो आप जो ये देसी खादें होती हैं जिसमें हम गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं, आजकल बहुत सारी ऑर्गेनिक खादें आपको मिल जाती होंगी,
लेकिन सबसे आसान जो मिलती है खाद वो है गोबर की खाद। हमेशा गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करिए और 2-3 साल में एक बार कम से कम अपने खेत में ये खादें डालेंगे तो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की कमी नहीं होगी। मिट्टी में जो हम आजकल इतना अंधाधुंध रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी के ऊपर भी साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। मिट्टी की ऊपरी सतह थोड़ा सा मतलब सख्त हो जाती है, जिससे जड़ों का फैलाव उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो आपको कम से कम 2-3 साल में एक बार या 2 साल में एक बार आपको गोबर खाद अवश्य डालना चाहिए। इसके अलावा किसान साथियों, रोपाई वाली खाद रोपाई के समय आपको डालना है। धान की रोपाई के समय जो बेसल डोज वाली खाद होती है, विशेषकर आपको फास्फोरस वाली खाद अवश्य डालना है। फास्फोरस वाली खाद के रूप में आप डीएपी, एनपीके या एसएसपी का इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि अक्सर हम यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती देखते हैं कि हमें रोपाई के समय कई बार हमें डीएपी नहीं मिलता है तो हम खाद ही नहीं डालते हैं। ऐसी गलती नहीं करना है। बाई चांस डीएपी ना भी मिले तो एनपीके के साथ आप जो है रोपाई कर दीजिए। एनपीके में एनपीके 12-32-16, एनपीके 10-26-26, एनपीके 14-35-14, एनपीके 20-20-0-13 तमाम तरह के एनपीके आपको मिलेंगे जिसमें फास्फोरस की मात्रा होती है, तो आप एनपीके डाल सकते हैं। एनपीके भी नहीं मिलता तो आप सिंगल सुपर फास्फेट का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आजकल ऐसा नहीं कि हाँ केवल एक चीज़ के सहारे आपको बैठना है। हालांकि डीएपी अच्छी खाद हम भी मानते हैं, लेकिन ना मिले तो आपको फास्फोरस की पूर्ति तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको 1 महीना बाद मिलती है तो आप डीएपी 1 महीना बाद डालेंगे, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप फास्फोरस ऊपर से डालते हैं तो फास्फोरस बहुत नीचे तक नहीं जा पाता है। एक स्थिर तत्व होता है, जहाँ पे डालते हैं वहीं पे रह जाता है। अब यहाँ पे समय निकल जाएगा, मान लीजिए आप 1 महीना बाद खाद भी डालेंगे तो जड़ों का फैलाव सबसे पहले किसी भी पौधे में जड़ फैलाव होता है, उसके बाद पौधे का अच्छे से विकास होता है। अगर जड़ों का फैलाव अच्छे से हो ही नहीं पाएगा तो पौधे का विकास जो ग्रोथ है अच्छी नहीं होगी, कल्ले कम आएंगे, फसल में पीलापन रहेगा, तमाम समस्याएं आ सकती है। तो रोपाई वाली खाद रोपाई के समय अवश्य डालना है, जिसमें डीएपी के साथ अगर आप डीएपी ही डालते हैं तो आपको पोटास, साथ में आपको यूरिया डालना होता है। आप चाहें तो यूरिया 2-4 दिन बाद भी डाल सकते हैं, लेकिन डीएपी मतलब फास्फोरस और पोटास ये 2 तत्वों की पूर्ति आपको रोपाई के समय करना चाहिए। साथ में यूरिया भी आपको डाल देना चाहिए। अब इसके अलावा स्वस्थ नर्सरी आपको तैयार करना है। जितना स्वस्थ आप नर्सरी तैयार कर पाएँ उतना अच्छा है। स्वस्थ नर्सरी तैयार करने के कुछ बेसिक तरीके आपको जान लेने हैं। जैसे हमेशा आपको जगह बदल बदल के नर्सरी लगानी चाहिए। एक ही जगह पे मतलब बहुत लंबे समय तक, ऐसा नहीं कि हाँ आप 10 साल से वहीं पे नर्सरी लगा रहे हैं तो समस्या क्या आती है कि उस समय वहाँ पे खरपतवार का जमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपको जो है और हमेशा 2-3 साल में एक बार आपको चेंज कर लेना है स्थान। और ऐसी जगह पे आपको नर्सरी लगाना है जहाँ पे पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, पानी का भराव ना होता हो, जल की अच्छी सुविधा उपलब्ध हो और बहुत बड़ा आपका खेत हो। ऐसा नहीं कि बहुत सख्त, बहुत हार्ड वाले खेत होते हैं जहाँ पे जड़ों को ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, तो वहाँ पे दिक्कतें आ जाती हैं। तो स्वस्थ नर्सरी तैयार करना है। और स्वस्थ और रोगग्रस्त नर्सरी आप कैसे बच सकते हैं, इसके लिए मतलब स्वस्थ नर्सरी कैसे तैयार कर सकते हैं, अपने नर्सरी को आप रोगों से कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए शुरुआती समय में बीज उपचार बहुत ही आवश्यक होता है। तो बीज उपचार करिए, कार्बेंडाजिम और स्टेप्टोसाइक्लिन से बीज का उपचार करिए, जिससे जो शुरुआती अवस्था में कुछ लगने वाली बीमारियां होती हैं उससे आप अपनी फसल को सुरक्षित कर पाएंगे। तो बीज को उपचारित करना है। बीज उपचारित करने के बाद ही बीज की बुआई करना है। नर्सरी डालने का समय सभी का अलग अलग होता है। जो किस्में जल्दी तैयार होती हैं उनकी नर्सरी थोड़ा देर में डाली जाती हैं, जो किस्में देर में तैयार होती हैं उसकी नर्सरी भी थोड़ा जल्दी डाली जाती है। तो समय रहते आपको नर्सरी जो है डाल देना चाहिए। इसके अलावा खरपतवार का नियंत्रण आपको नर्सरी में भी करना पड़ेगा और रोपाई के बाद, क्योंकि बरसात की फसल है धान वाली फसल, और इस समय सबसे ज़्यादा समस्या खरपतवार की ही आती है। तो खरपतवार को उगने से रोकने के लिए पेट्रोलाक्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उगने के बाद आप स्पाइरीबैक सोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सही मात्रा कब कब आपको इस्तेमाल करना है इसके ऊपर आने वाले दिनों में वीडियो आएगी, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, इन तमाम विषय पे वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। इसके अलावा जिंक डालते समय हम गलती करते हैं। धान की फसल में अच्छी पैदावार पाने के लिए हमें जिंक का भी इस्तेमाल करना होता है, लेकिन हम रोपाई के समय जिंक नहीं डाल सकते क्योंकि हम फास्फोरस वाली कोई ना कोई खाद यूज करते हैं।
तो जिंक का मेरे हिसाब से, मेरा ये अपना मानना है कि आपको जिंक या फिर कोई भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप अपनी धान की फसल में या फिर किसी भी फसल में डालते हैं, उसका स्प्रे विधि से आप प्रयोग करिए, छिड़काव विधि से उसको डालिए पत्ती के ऊपर, जिससे उसका ज़्यादा लाभ आपके पौधे ले पाएँ। अगर आप मिट्टी में जिंक डालते भी हैं तो उसका ज़्यादा उपयोग पौधे नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप स्प्रे विधि से डालते हैं, खासकर आजकल चिलेटेड वाली जिंक भी आती है तो थोड़ा ज़्यादा काम करती है। तो जिंक वगैरह अगर आप डालते हैं तो आप स्प्रे विधि से ही डालें, वो सबसे बेस्ट रहेगा। घुलनशील खादों का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा अगर आप अच्छा पैदावार, ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं। तो कुछ NPK वगैरह आते हैं, घुलनशील खादें आती हैं, जैसे आप NPK 19-19-19 कल्ले निकलते समय अगर आपकी फसल कमज़ोर है तो अवश्य डालें। NPK 0-32-34 बाली आने से पहले अवश्य डालना, जिससे बालियाँ अच्छी आती हैं, उनका जो है मतलब दाने वगैरह अच्छे बन पाते हैं। और दाना भरते समय बाली निकलने के बाद NPK 0050 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बाली आने से पहले बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। NPK 1 से 1.5 किलो, बोरोन 20% वाला 100 ग्राम डालना होता है। इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कल्ले निकलते समय के आसपास डालना होता है, मतलब शुरुआती समय में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति भी कर देना चाहिए। उचित देखभाल आपको समय समय पर देखभाल करना है, कब पानी की आवश्यकता है, कब यूरिया डालें, कब खादों का इस्तेमाल करें। यूरिया समस्त 40 से 50 दिन के अंदर डाल देना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान देते हैं, शुरुआत से ही इन सभी बातों के ऊपर आप फोकस रखते हैं, तो आप भी धान में बढ़िया से बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन अवश्य ले पाएंगे। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।